वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों आज हमें पढ़ना है एनपीओ का पार्ट थर्ड। पहले दो पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आप उन क्लासेस को देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आज हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये टर्म्स हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने में बहुत मदद करने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी वो टर्म्स हैं जो हमें मदद करेंगी। तो सबसे पहली है आपकी एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। इसके बाद हमें पढ़नी है लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेशल रिसिप्ट्स, डोनेशंस, लीगेसी, ग्रांट्स, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और लास्ट टर्म हो गया हमारी ऑनरेरियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म एंट्रेंस फी के साथ। देखिए एंट्रेंस फी या एडमिशन फी आपको नाम से ही पता लग रहा है, कोई एनपीओ है, ठीक है, और एनपीओ में एडमिशन लेने के लिए कोई फीस लगाई गई है, एंट्री करने के लिए कोई फीस लगाई गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रेंस फीस बोलेंगे। तो इट इज़ एन अमाउंट दैट इज पेड बाय अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनपीओ। तो वो जो भी पे करेगा मेंबर बनने के लिए इंसान, उसी को हम बोलेंगे अपनी एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। Since it is received by the NPO from its potential members, it is termed as revenue receipt, which is shown on the credit side of income and expenditure account. और इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो समझ लीजिए, जो एनपीओ को रिसीव होगी अपने मेंबर्स से, ठीक है, जो भी अमाउंट रिसीव होगा, एंट्रेंस फीस रिसीव होगी, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और उसको हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर शो करेंगे। क्रेडिट साइड मीन्स बाय साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा उसको हम बाय साइड, क्रेडिट साइड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब है कि वन टाइम पेमेंट, आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, फिर आपको उसके बाद कोई पेमेंट नहीं करनी और आपको सिर्फ जो सर्विस है उस एनपीओ की, उस सर्विस को एंजॉय करना है, उसको मज़ा लेना है। तो इट इज़ नॉट अकाउंटेड एज एन इनकम बिकॉज ए लाइफ मेंबर बिकम्स आ वन टाइम पेमेंट एंड अवेल लाइफ टाइम सर्विस। जो मेंबर होता है आपका, वो सिर्फ एक बार ही अपने जीवन में इसको पे करेगा और उसको पे करने के बाद वो पूरी ज़िंदगी उस जो अमाउंट है उसका वो एंजॉय करेगा, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस को वो एंजॉय करेगा, जो भी सर्विस उसको मिलनी है। तो ये हमारी इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको कहाँ लिखते हैं, अपनी कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। और कैपिटल फंड जो कि लायबिलिटी में लिखा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड, वहाँ पर हम कैपिटल में ले जाकर इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी स्पेशल रिसिप्ट। स्पेशल रिसिप्ट का मतलब क्या है कि वो रिसिप्ट्स जो हमें किसी स्पेशल ओकेजन के लिए मिलेंगी, स्पेशल पर्पस के लिए मिलेंगी। तो ऐसी अमाउंट जो हमें रिसीव होगी किसी स्पेशल पर्पस के लिए, उसे हम स्पेशल रिसिप्ट बोलते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं उसकी बात करूँ तो द अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेशल रिसिप्ट इट इज़ क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट। आपको इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाना होगा और वहाँ पर यह अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। ऑल द एक्सपेंसिज अगेंस्ट दीज रिसिप्ट्स आर डेबिट टू द सेम अकाउंट। अगर कोई एक्सपेंस होगा तो उसको आप डेबिट करेंगे सेम अकाउंट के अंदर, और अगर वहाँ पे कोई खर्चा हुआ है, ठीक है, कोई अगर इनकम हुई है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी उसी अकाउंट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, आपने क्या करा, आपके पास कोई फंड था, सपोज करिए आपके पास मैच फीस आई थी, ठीक है, मैच के लिए रिसिप्ट करिए आपने, तो मैच में आपने अर्निंग करी टिकट बेच के, तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो आपने खर्चा किया होगा मैच के लिए वो आपका उसमें से लेस हो जाएगा और जो भी फाइनल अमाउंट बचेगी वो आपको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करनी है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर, एनुअल फंक्शन, एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग, सेमिनार एक्सेट्रा। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ आपको स्पेशल रिसिप्ट्स मिल सकती हैं। डोनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। डोनेशन नाम से पता लग जाता है कि ऐसी चीज़ जो हमें कोई देगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी वापस उसको नहीं देना। इसका मतलब ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज़ द डोनेशन दैट इज़ रिसीव्ड। जो एनपीओ होती है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होती है और उनको क्या होता है, जो इनकम होती है वो डोनेशन से होती है, दान से होती है। तो जो भी दान उनको मिलेगा वही दान आपका अकाउंटिंग की जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी।
सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो डोनेशन आर अ काइंड ऑफ गिफ्ट विच इज रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन आइदर इन कैश और इन एनी अदर फॉर्म। डोनेशन आपको किसी भी तरीके से रिसीव हो सकती है, ये गिफ्ट होता है, ठीक है, और या तो वो कैश में आ जाएगी, आपको कोई कैश देकर चला जाएगा, या आपको इन काइंड मिल जाएगी। काइंड का मतलब है कि आपको कोई बिल्डिंग गिफ्ट कर सकता है, गाड़ी गिफ्ट कर सकता है, आपको कोई फर्नीचर गिफ्ट कर सकता है। तो अब जो डोनेशन की बात है, डोनेशन भी दो तरीके की होती है। पहली होती है जनरल डोनेशन और दूसरी होती है आपकी स्पेसिफिक डोनेशन। तो चलिए जान लेते हैं ये जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है। तो जनरल डोनेशन होती है ऐसी डोनेशन जो आपको जनरल कंडीशंस के साथ दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी स्पेशल कंडीशन लगी हुई नहीं होगी। जहाँ भी आप चाहें इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैसे को इस्तेमाल करने के ऊपर आपके ऊपर कोई भी बैरियर नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशंस होती हैं जिनके ऊपर कंडीशंस लगी हुई होती है। इसका मतलब यहाँ पर आपको जिस चीज़ के लिए डोनेशन मिलेगी, उस पैसे को, उस डोनेशन की अमाउंट को आपको उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खर्च करना होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है अभी तक स्पेसिफिक डोनेशन, तो उसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक एग्जांपल अभी लास्ट क्लास में कराया था, क्वेश्चन भी कराया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर, बिल्डिंग फंड। आपको याद होगा हमें एक फ़ंड मिला था बिल्डिंग के लिए। इसी तरीके से हमें डोनेशन रिसीव हो सकती है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जब बिल्डिंग बनाने के लिए हमें डोनेशन मिलेगी, तो वो अमाउंट, वो डोनेशन की अमाउंट हमें सिर्फ बिल्डिंग के लिए खर्च करनी है, बाकी किसी अदर पर्पस के लिए हम उस अमाउंट को खर्च नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है हमारी टर्म लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, ठीक है। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड एज अ डोनेशन बाय अ एनपीओ अंडर विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इज नॉन एज लीगेसी। इसका मतलब क्या है कि कोई बुजुर्ग थे, ठीक है, या कोई इंसान था, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से, ठीक है, कहते हैं ना कि मैं पूरे होशो हवास में और अपनी संपूर्ण जानकारी के साथ अपनी स्वयं की इच्छा से ये अपनी प्रॉपर्टी एनपीओ है उसको डोनेट करता हूँ, उसको दे देता हूँ, ठीक है। मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ये ABC जो एनपीओ है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करूँ तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो लीगेसी है इसको हम रिसिप्ट मानते हैं, ठीक है। और ये रिसिप्ट आपकी जो कंडीशन बेस होती है कि जो भी कंडीशन उसके ऊपर लगेगी। जैसे आपने डोनेशन पढ़ी थी स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन, इसी तरीके से आपको लीगेसी भी मिल सकती है, ठीक है। इन केस देयर इज नो स्पेसिफिक कंडीशन इट इज अकाउंटेड एज जनरल डोनेशन। सच अमाउंट आर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड देयरफॉर क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डोनेशन का ट्रीटमेंट आप लीगेसी के फॉर्म में याद रखेंगे। जब भी लीगेसी की बात आएगी तो आपको डोनेशन का ट्रीटमेंट करना है। अगर जनरल डोनेशन है तो आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। बट अगर वो स्पेशल डोनेशन है, इसका मतलब कि कंडीशन के साथ अगर आपको लीगेसी दी गई है, तो जो भी अमाउंट होगी वो आपको कैपिटल रिसिप्ट माननी होगी। और कैपिटल रिसिप्ट मानने के बाद आप एक स्पेशल और स्पेसिफिक फंड अकाउंट जो कि आपका खुलेगा कहाँ, आपकी लायबिलिटी साइड में, वहाँ पे आपको रखना होगा और जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से वो अमाउंट आपको फिर खर्च करनी होगी। नेक्स्ट आता है आपका ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब होता है जो आपको मदद प्रोवाइड कराई जाती है। ए ग्रांट इज अ सम ऑफ मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट नीड टू बी रिपे। आपको मदद दे दी किसी ने, आपको पैसा दे दिया और वो पैसा आपको वापस अब किसी को नहीं करना, ठीक है, उसको हम ग्रांट बोलते हैं। तो मीनिंग की अगर बात करूं तो ग्रांट रिसीव्ड इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड is shown in the balance sheet since it is received for a particular purpose, say to buy assets, to meet expenses, say salary। इसका मतलब वही है कि ग्रांट भी आपकी जो है दो तरीके की हो सकती हैं, आपकी जनरल भी हो सकती है, आपकी स्पेसिफिक ग्रांट भी हो सकती है। तो जिस भी तरीके की ग्रांट होगी आपको उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना होगा। जनरल ग्रांट है तो आपकी हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अगर स्पेशल है तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो भी होगा उसके हिसाब से हम उसे करेंगे। इन द इवेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट इज अप्लाइड। तो ग्रांट भी आपकी दो तरीके की हो जाती हैं, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमने लास्ट जो हमारा क्लास थी उसमें हमने पढ़ी है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग की क्लास को देख सकते हैं। तो जो आपकी ग्रांट है वो दो तरीके की है, पहली है जनरल ग्रांट, सेकंड है आपकी स्पेशल ग्रांट।
जनरल ग्रांट की अगर बात करूँ तो दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, हैंस आर शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्या करना है, इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है और इनकम की साइड इसका मतलब आपको क्रेडिट कर देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। बट अगर यहाँ पर ये स्पेशल ग्रांट हुई, क्या हुई, स्पेशल ग्रांट हुई, आपको किसी कंडीशन के साथ में दी गई है, तो आपको कैपिटल रिसिप्ट माननी होगी और ये लायबिलिटी साइड से होगी आपकी बैलेंस शीट के अंदर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना अगली टर्म सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ। स्पोर्ट्स मटेरियल आपको पता है आपकी कोई एनपी हो सकती है जो स्पोर्ट्स का काम कराती है, ठीक है, आपके पास कोई फील्ड है, आप कोचिंग वगैरह देते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके पास पुराना मटेरियल बच जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल और यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स। Stock of such material is shown as an assets in the balance sheet and any amount of sports material consumed is shown on the debit side of the income and expenditure account. आपका जो मटेरियल होगा, अगर आपका मटेरियल आपके पास है, स्टॉक की फॉर्म में है, तो आप उसको एसेट्स में लिखेंगे बैलेंस शीट की साइड, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड। और आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी मटेरियल आप कंज्यूम करेंगे वो आपको डेबिट करना होगा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो डेबिट साइड है वहाँ पर। This concept explain as the treatment to be given if material shown in the balance sheet and income and expenditure account are sold during the year. देखिए आपको जो ट्रीटमेंट करने हैं वो ट्रीटमेंट आप समझ लीजिए। If old sports material are shown as consumed or sold, the amount received as sales consideration is credited to the income and expenditure account to show as it income. अगर आप कोई सोल्ड करते हैं मटेरियल तो वो आपके लिए क्या होगा, आपकी सेल मानी जाएगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप उसको क्रेडिट साइड शो कर देंगे। इफ़ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल शॉन एज स्टॉक आर सोल्ड, अगर आप उसको स्टॉक मान के सोल्ड कर रहे हैं तो ये आपके लिए गेन होगा, ठीक है, प्रॉफिट या गेन जो भी राइज होगा, और ये भी आपको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है। लास्ट आता है आपका इफ सेल ऑफ सच स्पोर्ट्स मटेरियल रिजल्ट इनटू लॉस, अगर लॉस आ जाएगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तो आपको इतना से याद रखना है, इनकम होगी तो क्रेडिट और लॉस होगा तो डेबिट। नेक्स्ट टर्म आपकी आती है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बहुत इजी टर्म है, आप बिल्कुल नाम से ही पहचान पा रहे होंगे। आपके पास न्यूज़पेपर आता है, जैसे आपके घरों में भी आता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आती हैं, तो जितने भी मैगजीन्स न्यूज़पेपर आप खरीद रहे हैं वो रद्दी हो जाते हैं और रद्दी होने के बाद आप उसको बेच देते हैं। तो ऐसे ही एनपीओ भी बेचती है और एनपीओ जब इनको बेच देती है तो उसको रेवेन्यू इनकम बोलते हैं। और इनकम कहाँ लिखी जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, इट मीन्स क्रेडिट साइड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से सारी टर्म समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट और लास्ट टर्म है हमारी ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का हिंदी में मतलब होता है मानदेय, इसका मतलब कि वेतन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑनरेरियम को हम सैलरी को ही बोलते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा नाम का चेंज है। एनपीओ के अंदर ऑनरेरियम बोली जाती है, जैसे कि कोचेज होते हैं उनको हम ऑनरेरियम देते हैं, ठीक है। एन अमाउंट और टोकन ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु हैज़ वॉलंटरी अंडरटेकिंग अ सर्विस विच वुड नॉर्मली कमांड अ फीस इज टर्म्ड एज ऑनरेरियम। ये आपको वर्ड याद रखना है, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है कि वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आपकी संस्था के साथ जुड़ा है और आपकी जो संस्था है, आपका जो एनपीओ है, उसको फीस पे करता है उसकी सर्विस के लिए, तो उसको हम ऑनरेरियम बोलेंगे। इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड रेदर देन अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस। वो अपने एक्सप्रेशन, इसका मतलब जो उसकी दिली इच्छा है उसके लिए वो ज़्यादा काम करता है, ना कि वो कंसिडरेशन के लिए कर रहा है, ठीक है। इट इज़ शॉन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। इसका मतलब आपको ये डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर की जो साइड होती है वहाँ पे ये आपको शो करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपनी आज की क्लास को। रिकैप करा देता हूँ आपको जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेशल रिसिप्ट्स, डोनेशंस, लीगेसी, ग्रांट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ स्पोर्ट्स मटेरियल, और लास्ट हमने पढ़ी है ऑनरेरियम। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जाकर भी रवि नेहरा क्लासेस को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपकी है मेल करना चाहते हैं तो मेल आईडी भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है।
आज की क्लास में मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को दोस्तों से भी और अपने आसपास जो लोग हैं उनसे ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आपका प्यार ही इस चैनल को बड़ा बनाएगा और आपके प्यार से ही हम और अच्छी क्लासेस आपको दे पाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ कुछ और अच्छी क्लासेस के साथ आपके साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।